आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पाहूजा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो विषय लेकर के मैं उपस्थित हुई हूँ वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान का अर्थ एवं प्रकृति। आज हम इसके विषय पर चर्चा करेंगे। हम मनोविज्ञान की बात करते हैं, साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इस बात से अनभिज्ञ होंगे कि हम केवल पाश्चात्य पक्ष का ही अध्ययन कर पाते हैं, क्योंकि जो विद्यालयों में जो हमें पाठ्यक्रम में सुनिश्चित किया गया है, जो भी हमारी विषय वस्तु है वो मुख्य तौर पे पाश्चात्य पक्ष को लेकर के ही हमारे सामने आती है। तो हम केवल उसी पक्ष को देख पाते हैं, लेकिन आज हम जो अध्ययन करेंगे उसमें हम भारतीय पक्ष को भी लेंगे और पाश्चात्य पक्ष को भी लेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम अपने भारतीय पक्ष से, इंडियन पर्सपेक्टिव से। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि ओरिजिन ऑफ इंडियन साइकोलॉजी, भारतीय मनोविज्ञान का उद्गम हुआ कहाँ से है। दरअसल ये बात बतानी बहुत आवश्यक है कि दुनिया में जिस समय ज्ञान विज्ञान का विकास प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय वैदिक काल में हमारे भारत में छात्र गुरुकुलों में वेद पाठ करते थे। तो भारतीय मनोविज्ञान का जो उद्गम है वो यजुर्वेद के अध्याय 34 मंत्र संख्या 1 से 6 में वर्णित शिव संकल्प सूक्त से माना जाता है। यहाँ पर मनुष्य को ईश्वर से प्राप्त मन नामक दिव्य ऊर्जा के अद्भुत सामर्थ्यों का वर्णन है। यह जागृतो दूरम उदयति देवम तदुत्सुप्तस्य तथैवेति दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ पर कहा गया है कि हे परमात्मा, जागृत अवस्था में जो मन दूर दूर तक चला जाता है और सुप्तावस्था में भी दूर दूर तक चला जाता है, अर्थात यहाँ पर मन की बात की गई है कि चाहे वो जागृत अवस्था में है, चाहे वो सुप्त अवस्था में है, सोने की अवस्था में है, चाहे जागे की अवस्था में है, मन बहुत चंचल है, वो दूर दूर तक चला जाता है। और वही जो मन है इंद्रियों रूपी ज्योतियों की एक मात्र ज्योति है। इसका क्या अर्थ है कि इंद्रियों को प्रकाशित करने वाली एक ज्योति है, जो मन इंद्रियों का प्रकाशक है। ऐसा हमारा मन शुभ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। इसमें ये प्रथम मंत्र में ऋषि ने ये कहा कि जो मन है वो सदैव ही गतिशील रहता है, क्योंकि उसका स्वभाव ही ऐसा है और उसकी गति की भी कोई सीमा नहीं है। तो मन इतनी प्रबल क्षमताओं से युक्त है कि एक स्थान पर स्थित होकर भी सुदूर क्षितिज के पार पहुंच जाता है। वेगवान पदार्थों में वे सबसे अधिक वेगवान है। इसके जो अन्य मंत्र हैं वहाँ पर मन के संबंध में कहा गया है कि यही मन प्रखर ज्ञान से संपन्न, चेतना से युक्त एवं धैर्यशील है। ये सभी प्राणियों के अंतःकरण में अमर प्रकाश ज्योति के रूप में स्थित है। इसके बिना किसी भी कर्म को करना संभव ही नहीं है। यही है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का प्रत्यक्षीकरण करता है और इसी के द्वारा सप्त होतागण यज्ञ का विस्तार करते हैं। लगाम के नियंत्रण से घोड़ों को संचालित करके गंतव्य तक ले जाने वाले कुशल सारथी की भांति ये जो हमारा मन है ये सधा हुआ है, मनुष्यों को लक्ष्य तक पहुंचाता है। मन कैसा है? अति स्फूर्तिवान और सर्वाधिक वेगवान अश्व की तरह होता है। ये ऐसा तेज द्रुतगामी मन जो हृदय प्रदेश में स्थित है, ये जो हमारा मन है ये श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों से युक्त हो। ये जो मन के विषय में सर्वप्रथम जो विचार उत्पन्न हुआ है, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान के जन्म की एक शुरुआत है। भारतीय मनोविज्ञान के उद्गम की हम बात कर रहे हैं, तो जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है उससे तो कहीं अधिक इसका प्राचीन इतिहास है। क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोग पाश्चात्य पक्ष को अधिक बढ़ावा देते, क्योंकि
उसी की बात होती है, करिकुलम में भी वही दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ के ही जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो भारतीय की अपेक्षा पाश्चात्य साहित्य पर अधिक विश्वास करते हैं और इसीलिए उसको विशेष सम्मान प्रदान करते हैं। परंतु जो सत्य है वो तो ये है कि आधुनिक जो मनोविज्ञान है, वैज्ञानिक जो भारत की प्राचीन उपलब्धियों पर विश्वास ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पाश्चात्य देशों में जिस ज्ञान की खोज हुई वो उसका जो आधार है वास्तव में हमारी भारतीय संस्कृति और वेद इत्यादि ग्रंथ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि पाश्चात्य संस्कृति का अंधानुकरण करते करते हम अपनी वास्तविक पहचान भी खो बैठे हैं। इस समय मुझे स्वामी विवेकानंद जी की बात याद आती है, जिन्होंने कहा वेदों की ओर लौटे, क्योंकि ये ज़रूरी भी है, क्योंकि हम तभी अपनी जो हमारी अमूल्य धरोहर है उसका सही उपयोग कर पाएंगे। हमारी जो धरोहर है, जो पाश्चात्य लोग हैं वो उसका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जो लोग हैं वो ही उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो हम भारतीय संस्कृति और जो भारतीय मनोविज्ञान है उसका खोया हुआ सम्मान हमें पुनः लौटाना है। इसलिए मेरा ये प्रयास है कि मैं पाश्चात्य के साथ साथ आपको भारतीय मनोविज्ञान के जो पक्ष है उससे भी आपको अवगत कराऊं। अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी की, मनोविज्ञान का अर्थ। तो मनोविज्ञान के अर्थ की जब हम बात करते हैं, हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की क्योंकि बात कर रहे हैं, तो इसे कहा गया है ये मन का विज्ञान है, साइंस ऑफ माइंड है। यहाँ पर मनोविज्ञान, मन का विज्ञान ऐसा कहा गया है क्योंकि एक ऐसा विज्ञान माना गया है जो कि मन की जो प्रकृति है, उसका नेचर है, उसकी वृत्तियाँ, जो इंस्टिंक्ट्स हैं उसके अंदर, जो उसकी दशाएं हैं, स्टेट्स, और जो क्रियाएं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सब का जो विवेचन करता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। और मन से संबंधित जो भी क्रियाएं होती हैं उसको जब वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है तो वही अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। तो इसे हम एक तरीके से साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। यही मनोविज्ञान मानव मन का विज्ञान है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव और उसकी जो शक्तियाँ हैं उसका सम्यक रूप से ज्ञान आवश्यक है। इसे साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड भी कहा गया है। तो अगर ये ज्ञान हमें उपलब्ध नहीं होगा तो इस ज्ञान के अभाव में मनोविज्ञान को समझना, तो उसका वैज्ञानिक विवेचन संभव ही नहीं हो सकता। तो ये जो हमने अभी बात की, ये हमने कहा कि हम मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगी इसके, अगर हम जो अभी हमने चर्चा की है, कि यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो श्री आदि शंकराचार्य हैं उन्होंने अपना जो ग्रंथ लिखा विवेक चूड़ामणि, उसमें अंतःकरण की विभिन्न वृत्तियों के कारण अलग अलग नाम से उसे बड़े ही आकर्षक रूप से संबोधित किया है। तो यही जो अंतःकरण है, हम इसको मन के रूप में भी, बुद्धि के रूप में, चित्त के रूप में, अहंकार के रूप में, विभिन्न नामों से इसे जाना गया है। कोई भी कार्य अगर हम शुरू करने का निश्चय लेते हैं तो उससे पूर्व जो हमारे अंदर जब ये विचार उत्पन्न होता है कि अमुक कार्य भी किया भी जाना चाहिए अथवा नहीं, तो ये जो संकल्प विकल्प उत्पन्न करने वाला अंतःकरण है, ये मन कहलाता है। एक बार फिर कहूँगी कि कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं, प्रारंभ करने का निश्चय लेते हैं, तो उससे पूर्व ही हमारे अंदर एक विचार उत्पन्न होता है कि उस कार्य को करना भी है या नहीं करना है। तो हमारे अंदर जो ये विचार उत्पन्न होता है कि करना है या नहीं करना है, तो ये जो संकल्प विकल्प उत्पन्न करने वाला है, ये अंतःकरण मन कहलाता है। और ये जो हमारे संकल्प विकल्पों के साथ जो शक्ति हमें निर्णय लेने में सक्षम बनाती है, वो बुद्धि कहलाती है। और यही मन संकल्पों तथा विकल्पों का विस्तृत रूप से चिंतन करने के कारण, जब हम विस्तृत रूप से चिंतन करते हैं तो चित्त का रूप धारण कर लेता है। और जब मन में
अहम भाव की प्रतीति होती है, तो मैं की भावना की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ये मन अहंकार बन जाता है। इसके आगे बढ़ते हैं इसके वेस्टर्न पर्सपेक्टिव पर, पाश्चात्य पक्ष पे। तो यहाँ पर जो साइकोलॉजी शब्द है, जैसे मनोविज्ञान को अंग्रेजी में साइकोलॉजी कहा गया है, तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, साइकी जमा लोगोस। तो साइकी का अर्थ जो है वो समय समय पर बदलता रहा है, और लोगोस का अर्थ है ज्ञान या विज्ञान कह सकते हैं, अध्ययन कह सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से साइकी का अर्थ बार बार बदला गया है। सबसे पहले साइकी का अर्थ सोल के रूप में लिया गया, आत्मा के रूप में। तो इसे मान लिया गया स्टडी ऑफ सोल, अर्थात आत्मा का अध्ययन। ये आत्मा के अध्ययन की जो बात की है, इसको प्लेटो, एरिस्टोटल, एरिस्टॉटल, इन्होंने इसको समर्थन प्रदान किया। लेकिन आत्मा के जो स्वरूप है उससे संबंधित क्योंकि कोई प्रमाणिकता उपलब्ध नहीं होती है, इसलिए 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के इस अर्थ को अस्वीकार कर दिया गया। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो मैं कह रही हूँ कि 16वीं शताब्दी में, तो इससे पूर्व क्या मनोविज्ञान का अस्तित्व ही नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मैंने अभी आपसे शुरू में बात की, जो शिव संकल्प सूक्त के माध्यम से मैंने बताया कि मनोविज्ञान का उद्गम हमारे भारतीय ग्रंथों में बहुत पहले ही हो चुका था। तो मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन के अंतर्गत ही किया जाता रहा था। जब उसका कह सकते हैं विषय वस्तु में विस्तार हुआ, वो बढ़ गई, तो वहाँ पर 16वीं शताब्दी में आकर के वो अलग हो गया, वो ब्रांच अलग हो गई, शाखा अलग हो गई। दर्शन में से मनोविज्ञान बाहर निकल गया और उसे एक अपना अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व उसने अपना स्थापित किया। तो सबसे पहले इसे स्टडी ऑफ सोल कहा गया है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं, अगले पे आते हैं माइंड पर। फिर इसे माइंड का अर्थ लिया गया, यानी कि मस्तिष्क या मन कह सकते हैं, मन अथवा मस्तिष्क का अध्ययन। यद्यपि ये वाला जो अर्थ है मन अथवा मस्तिष्क का अध्ययन, ये हमारे भारतीय मनोविज्ञान ने इसको स्वीकार कर लिया और इसको मन के अध्ययन के रूप में स्वीकार किया है। तो इसके जो पाश्चात्य दृष्टि से देखें तो समर्थक थे इटली के दार्शनिक पोम्पोनाजी। लेकिन ये जो मन और मस्तिष्क की प्रकृति है और उसका अस्तित्व है, उसको लेकर के अनिश्चितता का भाव बना हुआ था, तो इसलिए भी ये अर्थ बहुत आगे तक नहीं जा सका। फिर इसके बाद हम आते हैं कॉन्शियसनेस पर। जब इसका अर्थ कॉन्शियसनेस लिया गया, चेतना की बात करते हैं, स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, तो यहाँ पर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि जो हमारा मस्तिष्क है वो 3 भागों में विभाजित है। वहाँ पर हम कहते हैं कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, चेतन, अवचेतन, अचेतन या अर्धचेतन कह सकते हैं अवचेतन को हम। चेतन अवस्था वो है कि जिस तरह से मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो एक चेतन अवस्था बनी हुई है कि प्रेजेंट टेंस में ये चल रही है और जो मैं बात कर रही हूँ आपका पूरा ध्यान उसी पर है, ये चेतन अवस्था है। फिर उसके बाद अभी जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा हम ये बात यहीं समाप्त कर देंगे। उसके बाद जब आप ये जो बातें मैं आपसे कर रही हूँ, बातचीत कर रही हूँ, ये सब आपकी अर्धचेतन मन में चली जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम चेतन में नहीं है, वो हमारा पास्ट में चला गया। पास्ट में मतलब कुछ पहले हुआ था और रीसेंट है, तो हमारा अर्धचेतन में वो चला गया है। तो वहाँ पर हम चाहें तो उसे जब मर्जी चेतन अवस्था में ला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत समय तक अगर हमने उसको रिकॉल नहीं किया, उसे याद नहीं किया, तो वो अचेतन मस्तिष्क में चली जाएगी, यानी कि अनकॉन्शियस स्टेज में चली जाएगी।
ये 3 स्थितियाँ थी, लेकिन उस समय जब ये कॉन्शियसनेस की बात हुई थी, तो वहाँ पर अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस इसको ध्यान में नहीं रखा गया, क्योंकि ये भी मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं और इनका भी पूरा पूरा योगदान है। लेकिन उस समय चेतना का जो अर्थ लिया गया उसमें इनको इग्नोर किया गया, तो इसलिए यहाँ पर भी ये अर्थ अधिक आगे तक नहीं जा सका। इसके जो समर्थक थे वो वाइव्स थे, विलियम जेम्स थे, विलियम वुंड थे, जेम्स सली थे। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 20वीं शताब्दी तक पहुँचते हुए मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में माना जाने लगा। स्टडी ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन कह सकते हैं इसे। इसके जो समर्थक थे वॉटसन, वुडवर्ड, स्किनर, आप देखेंगे ये सभी व्यवहारवादी हैं, व्यवहार को प्राथमिकता देते हैं। तो यहाँ पर अब जो मान लिया गया है, जो अगर हम आज की तारीख में कहें कि मनोविज्ञान का क्या अर्थ है, तो मनोविज्ञान का अर्थ आज के समय में स्टडी ऑफ बिहेवियर स्वीकार किया गया है, व्यवहार का अध्ययन स्वीकार किया गया है कि इसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जो व्यवहार विभिन्न रूप से विभिन्न प्रकार का विज्ञान है, विभिन्न प्रकार के व्यवहार हमारे देखने को मिलते हैं, तो उनका अध्ययन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यात्रा चली है सोल से लेकर माइंड तक, माइंड से कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस से बिहेवियर पर आकर रुकी है। इसके संबंध में वुडवर्थ ने बहुत ही अच्छे रूप से कहा है कि सबसे पहले जो मनोविज्ञान है उसने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन अथवा मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया और अब वो व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। तो इस तरह से ये पाश्चात्य अर्थों में हम मनोविज्ञान का अर्थ समझते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इन नेचर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी की, भारतीय मनोविज्ञान की प्रकृति। तो प्रकृति के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये जो इंडियन साइकोलॉजी है, डिफरेंट मीनिंग ऑफ साइंस, ये भिन्न अर्थ में विज्ञान है। ये पाश्चात्य मनोविज्ञान के अर्थ के सदृश में इसको नहीं लिया गया है, क्योंकि जो पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हैं उनकी दृष्टि तो मनोवैज्ञानिक है, साइंटिफिक है। तो वहाँ पर जब हम साइंटिफिक की बात करते हैं तो यहाँ भारतीय मनोवैज्ञानिक साइंटिफिक मेथड्स को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अपने निरीक्षण को यथासंभव वस्तुगत बनाने का प्रयास करते रहते हैं। यहाँ पर जो विधि होती है आत्मदर्शन विधि होती है, तार्किक विश्लेषण विधि होती है, प्रत्यक्ष विधि होती है, व्यावहारिक विधि होती है, इन सब विधियों का प्रयोग करते हैं वो, और जो उनका व्यक्तिगत अनुभव है उसके आधार पर वो अपना विचार प्रस्तुत करते हैं। हमारे यहाँ पर जो भारत में विचारों का खंडन एवं मंडन करने की परंपरा रही है, तो हम यहाँ पर दूसरे के मत का भी सम्मान करते हैं और अपना मत भी बहुत ही आदरपूर्वक प्रकट करते हैं। फिर उसके बाद है विज्ञान की जनतंत्र पद्धति, डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ साइंस। तो यहाँ पर जो हम जनतंत्रीय पद्धति की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर विभिन्न तरह के सोपानों के अंतर्गत भारतीय मनोवैज्ञानिक चिंतन करते हैं। जैसे वो निरीक्षण करते हैं, फिर सर्वेक्षण करते हैं, निरीक्षण ऑब्जर्वेशन, सर्वेक्षण सर्वे करते हैं, उसको उसका सर्वे करेंगे, उसको देखेंगे, फिर वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर जनरलाइजेशन करेंगे, सामान्यीकरण, तो इस रूप में करते हैं वो। तो ये जो ये बिल्कुल ही अगर हम कहें कि वैज्ञानिक विधियों का अनुपालन करते तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये यहाँ पे डेमोक्रेटिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि दर्शन की एक शाखा के रूप में, ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, जैसे मैंने अभी कहा भी था कि साइकोलॉजी पहले दर्शन का ही एक भाग थी, तो हमेशा से ही उसी की शाखा के रूप में ये विकसित हुई है, कभी भी इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रहा है। तो इसमें हम कह सकते थे कि तर्कशास्त्र लॉजिक से रिलेटेड हुआ, नीति शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र,
ये इनके अधिक निकट पाया गया है। सैद्धांतिक की अपेक्षा व्यवहारिक है। ये इसका जो विशेष बल है वो अनुभवों पर आधारित होता है। तो जो व्यक्तिगत अनुभव है उनको प्रामाणिक मानता है, इसलिए जो व्यक्ति का अंतर्मुखी दृष्टिकोण है उसको अधिक महत्व इसमें दिया जाता है। फिर भारतीय मनोविज्ञान जो है वो कला के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ आर्ट। तो हम केवल यहाँ पे विज्ञान की बात नहीं कर रहे, कला भी है। क्योंकि आप देखिए कि मन को नियंत्रित करना, क्योंकि जब हम मन को नियंत्रित करते हैं तो वो हमारे जो इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी है उसका निर्माण करता है, समाकलित व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो इससे क्या होता है कि आध्यात्मिक विकास करने में वो अपना योगदान देता है, जो कि एक कला ही तो है। तो इसलिए इसे कला के रूप में भी लिया गया है। और तो और इसमें प्रयोगशाला विधि का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यहाँ पर क्योंकि जो भी हम पाश्चात्य मनोविज्ञान में देखते हैं कि वहाँ प्रयोगशाला का विधि का प्रयोग किया गया, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए जाते हैं, तो उनके आधार पे, क्योंकि उसे साइंटिफिक माना उन्होंने। लेकिन यहाँ पर हम उसको साइंटिफिक नहीं ले रहे हैं, मतलब प्रॉपर वो साइंटिफिक नहीं है कि यहाँ पर भौतिक प्रयोगशालाओं का निर्माण नहीं किया गया। क्योंकि वैदिक काल में जो गुरुकुल प्रणाली थी, अगर हम उसको ध्यान में रखते हैं तो वहाँ पर क्या सिखाया जाता था, मन को कैसे नियंत्रण में रखना है, साधना कैसे करनी है। तो उसके प्रायोगिक पक्ष से जो गुरु थे वो स्वयं प्रस्तुत करते थे। तो उस समय वैसे भी किसी भी प्रकार की प्रयोगशाला का प्रचलन तो था नहीं। तो लेकिन आधुनिक काल में ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि अब क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से कोरोना फैल रहा है और बाबा रामदेव भी योग पर बहुत बढ़ चढ़ कर के बल दे रहे हैं, तो इन स्थितियों को जब हम देख रहे हैं, जब योग का महत्व आज के संदर्भ में इतना बढ़ता जा रहा है, तो आज लगता है कि प्रयोगशालाओं की आवश्यकता हमें है। तो इसका भी निर्माण किया जाना चाहिए और उसका हमें प्रयोगशाला विधि का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसके बाद है कि ये जो भारतीय मनोविज्ञान है ये आचरण प्रधान है, आचरण कंडक्ट बेस्ड है। तो मनुष्य का आचरण जो है वो सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। इसका कारण क्या है, उसके संस्कार हैं। इंद्रियों को बुद्धि के माध्यम से ही नियंत्रित किया जा सकता है और मन जो है उसको अपने वश में करता है और वश में करके अपने व्यवहार को संयमित करता है और ऐसे ही वो व्यक्तित्व को समाकलित करता है, इंटीग्रेट करता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि शुद्ध आचरण भारतीय मनोविज्ञान के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेचर ऑफ वेस्टर्न साइकोलॉजी की ओर, पाश्चात्य मनोविज्ञान की प्रकृति की ओर। तो देखते हैं कि जो पाश्चात्य मनोविज्ञान की प्रकृति है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर हम साइंटिफिक की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम साइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर कहूँगी कि हमारा ये जो साइकोलॉजी है ये हम एक प्योर साइकोलॉजी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, शुद्ध मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं। तो जब हम शुद्ध की बात करते हैं तो हम सिद्धांतों की बात करते हैं। तो जो सिद्धांत होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं, सार्वकालिक होते हैं, एवरलास्टिंग, कि हर समय हर जगह प्रयोग किए जा सकते हैं, सर्वदेशीय कॉस्मोपॉलिटन, हर देश में प्रयोग कर सकते हैं, इटर्नल, शाश्वत है, नित्य है वो। तो इस तरह से होते हैं। पूर्णतः वैसे वैज्ञानिक है हमारी जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है। हमारे यहाँ पे जो विज्ञान का अर्थ हम लोग लेते हैं विशिष्टम ज्ञानम से लेते हैं। विशिष्टम ज्ञानम इति, जो विशिष्ट प्रकार का ज्ञान है उसे हम विज्ञान कहते हैं। कि किसी भी क्षेत्र में जो विशिष्ट रूप से प्राप्त होने वाला ज्ञान होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। कि कोई भी विषय सामग्री में हम अब जो आगे आप देख रहे हैं कि ये 5 तत्व दिए हैं, उसमें ये 5 तत्व होना ज़रूरी है। जब ये 5 तत्व होते हैं तो हम उन्हें विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। कौन से 5 तत्व? वैज्ञानिक विधियाँ, साइंटिफिक मेथड्स का होना ज़रूरी है। साइंस आप एक तरीके से समझिए कि हम एक्सपेरिमेंट बेस्ड है,
हम कुछ परिस्थितियों में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और बार बार उसको रिपीट करते हैं, तो ऑलमोस्ट सेम हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो आते हैं। फिर इसमें वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी रहती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी तभी आएगी जब हमारा स्टेप्स हमारे सेम रहते हैं। फिर उसके बाद प्रामाणिकता, ऑथेंटिक भी वही है कि कोई भी करे उसे, ये नहीं कि मैं कर रही हूँ तो ये रिज़ल्ट आ रहा है, दूसरा व्यक्ति कर रहा है तो कोई और रिज़ल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि कोई भी करे उसे, रिज़ल्ट उसका वही आए। तो ऑथेंटिक है, यूनिवर्सल है, सब जगह एक जैसा है, भविष्यवाणी पहले से की जा सके। लेकिन साइंस क्या होता है? साइंस होता है प्रयोगों और सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो ये जो विज्ञान है, इसको हम आमतौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आदर्शक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस। अभी नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है? कोई भी वस्तु है या घटना है, उसका हम मूल्यांकन करते हैं, वो पूर्व निर्धारित प्रतिमानों के आधार पर करते हैं। ये या कह सकते हैं कि कोई भी घटना या वस्तु जो होती है उसकी वांछनीयता क्या है, अवांछनीयता से संबंध रखता है वो, कैसे कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो ज़रूरी भी है नहीं भी है, तो किस आधार पे हम कर रहे हैं किसी भी वस्तु का या घटना का मूल्यांकन करते हैं, तो जो भी पहले से निर्धारित हमारे प्रतिमान हैं उसके आधार पे करते हैं, तो वो नॉर्मेटिव साइंस है, पहले से जो चला आ रहा है। फिर सकारात्मक विज्ञान की बात करें तो पॉजिटिव साइंस क्या है कि ये इसमें कोई भी पूर्व निर्धारित प्रतिमान नहीं है, वस्तुनिष्ठता के आधार पे करता है ये। तो जब हम सकारात्मक विज्ञान की बात करते हैं तो मनोविज्ञान जो है प्रायोगिक और अवलोकन, ये दोनों पद्धतियों का प्रयोग करता है। अनुभव के आधार पर अगर हम बात करें तो आंतरिक अनुभव और बाह्य व्यवहार का जो विधायक विज्ञान है वही मनोविज्ञान है। क्योंकि हम देखते हैं कि जो मनुष्य भी सामाजिक व्यवहार प्रदर्शित करता है, उसका जो मुख्य आधार है वो यदि देखा जाए तो हमारे अंदर जो जैविक परिवर्तन होते हैं वही होते हैं, और ये जैविक परिवर्तन बदलते भी रहते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये बात कही गई है कि ये जो सकारात्मक विज्ञान है, ये पूर्व निर्धारित प्रतिमान की वस्तुनिष्ठता के आधार पर नहीं है, ये वस्तुनिष्ठता के आधार पर है, ये कोई पूर्व निर्धारित प्रतिमान के आधार पर नहीं है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के मध्य में क्या अंतर है। भारतीय मनोविज्ञान जो है मन का विज्ञान है, जैसे कि हमने अभी चर्चा की, और पाश्चात्य मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये व्यवहार पर बल देता है। यहाँ पर जो हम भारतीय मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं, इसकी प्रकृति मनोशारीरिक है। मनोशारीरिक है अर्थात जो मन के अंदर परिवर्तन हो रहे हैं उसके आधार पे इसकी प्रकृति का निर्धारण किया गया है। मन की अवस्थाएं हैं, वृत्तियां हैं अलग अलग प्रकार से, तो उसके आधार पर इसकी प्रकृति का निर्णय दिया जाता है। परंतु जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है, इसकी प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है। और अगर हम भारतीय मनोविज्ञान की बात करें तो दर्शन की एक शाखा के रूप में इसका अस्तित्व पाया जाता है, जबकि जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है उसका स्वतंत्र अस्तित्व पाया जाता है। हमने अभी चर्चा की थी कि भारतीय मनोविज्ञान में प्रयोगशालाओं का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन हाँ आजकल ये माना जा रहा है कि इसके विषय पर भी काम होना चाहिए। लेकिन पाश्चात्य मनोविज्ञान में प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर एक बात आती है जो थोड़ी सी आप देखेंगे कुछ नहीं है, जिसके विषय में भी हमने चर्चा नहीं की है। भारतीय मनोविज्ञान सामान्य, असामान्य और अति सामान्य इनको मानता है। वो कहता है ये 3 स्तर पर होता है, सामान्य, असामान्य और अति सामान्य। और पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या कहता है? सामान्य और असामान्य। पाश्चात्य मनोविज्ञान तो सीधा कहता है या तो व्यक्ति सामान्य है या वो असामान्य है, या नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, इसके बाद और कोई स्थिति नहीं है, या सही है या सही नहीं है। ये जो स्थितियाँ बनती हैं पाश्चात्य मनोविज्ञान में। लेकिन भारतीय मनोविज्ञान में एक और स्थिति बनती है जो बीच की स्थिति है, इससे अलग स्थिति है, वो है अति सामान्य स्थिति। अति सामान्य स्थिति क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको कुछ उदाहरण देके समझाना चाहती हूँ कि हमारे भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें, भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो कई हम बात करते हैं, हम आत्मा की बात करते हैं, हम
हम जो बात करते हैं कि जैसे मैं अब बात कर रही हूँ आपसे, तो मैं बात कर रही हूँ या मेरी आत्मा बात कर रही है? मेरा शरीर बात कर रहा है या मेरी आत्मा बात कर रही है? तो यहाँ पर एक जो अलग पक्ष है, क्योंकि देखिए मैं ऐसा मान रही हूँ, ये मेरा विचार है कि अगर शरीर है, शरीर चल इसलिए रहा है क्योंकि उसके अंदर आत्मा का वास है। यदि आत्मा उसमें से निकल जाएगी तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, शरीर बिल्कुल बेजान पड़ा रहेगा, उसमें कोई भी हलचल नहीं होगी। तो कोई एक शक्ति है जो हमें चलाती है, वो शक्ति है आत्मा। उस शक्ति को कौन मान रहा है? भारतीय मनोविज्ञान मान रहा है, लेकिन पाश्चात्य मनोविज्ञान उसको स्वीकार नहीं करता। इसलिए यहाँ पर जो अति सामान्य स्तर की बात हो रही है वो इस स्तर पर हो रही है कि अब हम आत्मा की बात करते हैं, आत्मा से संबंधित जो हमारा पंचकोश है उसकी बात करते हैं, बुद्धि की बात करते हैं। विभिन्न परिप्रेक्ष्यों में हम भारतीय संदर्भों में बात करते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय मनोविज्ञान जो है आस्तिक है। यहाँ आस्तिक का अर्थ समझिए, वेदों के जो सिद्धांत हैं उसको स्वीकार करता है, इसलिए आस्तिक है। और पाश्चात्य मनोविज्ञान क्योंकि स्वीकार नहीं करता है इसलिए नास्तिक है। यहाँ मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगी, यहाँ आस्तिक का अर्थ वेदों को मानने से संबंधित है। वेदों में जो भी लिखा है, जो वहाँ पर वर्णित है, उसको अगर स्वीकार करता है तो आस्तिक है, नहीं करता है तो नास्तिक है। और भारतीय मनोविज्ञान जो है मन को क्रियाशील मानता है, क्रियाशील मानता है, एक्टिव मानता है। जैसे अभी हमने बात की थी, मैंने आपको विवेक चूड़ामणि का उदाहरण दिया था। विवेक चूड़ामणि में क्या था कि मन को ही, अंतःकरण के ही 4 अलग अलग प्रकार बताए कि तो मन क्रियाशील वहाँ बताया गया है, एक्टिव है मन, मन चंचल है, मन एक पल में यहाँ होता है, जागृत अवस्था में, सुप्त अवस्था में भी कहीं भी पहुँच जाता है। तो मन को क्रियाशील भारतीय मनोविज्ञान मान रहा है। और पाश्चात्य मनोविज्ञान क्या कहता है कि मन की स्वतंत्र सत्ता कोई भी नहीं है, वो मन की बात करता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता, वो तो व्यवहार को मानता है। तो आज हमने भारतीय मनोविज्ञान और पाश्चात्य मनोविज्ञान दोनों का ही तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 2 बातों पर चर्चा की। एक कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और उसकी प्रकृति क्या है, और उससे पहले हमने ये चर्चा की कि मनोविज्ञान का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो यहाँ हमने ये स्पष्ट किया कि मनोविज्ञान पूर्णतः भारतीय है, ये हमारा है, भारतीयों का है, शुरुआत भारत से हुई है। हम कदापि ये ना समझें कि सबसे पहले जो है पाश्चात्य मनोविज्ञान जो है हम कहें कि जो दूसरे देश के लोग हैं उन्होंने इसको खोजा है, तो ऐसा नहीं है। हमारे ऋषि मुनि इन सब तथ्यों से परिचित थे, इन सब चीज़ों से परिचित थे। तो ये हमारा है और हमें इसका जो खोया हुआ सम्मान है वो हमें पुनः लौटाना है। इसके लिए हम ये प्रयास करेंगे कि हम पाश्चात्य मनोविज्ञान के अंतर्गत जो भी अध्ययन करें तो हम ये भी देखें कि भारतीय दृष्टि से उसके विषय में क्या कहा गया है, तो हम अपने भारतीय मनोविज्ञान को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।